हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा ये पहला क्लास है क्लास 10th में। वेलकम टू क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं चाहती हूँ कि आप सबके हाथों में किताब होनी चाहिए और साथ में एक पेंसिल या हाइलाइटर भी होना चाहिए, जैसे कि हम क्लास 9th में करते थे। सबने किताब रख लिया, हाइलाइटर या पेंसिल आपने साथ रख लिया, तो फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे एक फिगर बना हुआ है, फिगर 1, और इस फिगर को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आजकल फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये जो फिगर यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसे बनाया है 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने एक ऐसे दुनिया का सपना देखा जहाँ मतलब डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हों और सारे लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे अपने देश को चला रहे हों। ये जो फर्स्ट 3 सेंटेंसेस हैं, इसको आप जो ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है? shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it। यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हो, देखिए मेरे कर्सर को, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ये दिखाता है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो इतने लोग अपने अपने फ्लैग लेके जा रहे हैं, ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हो, ये सारे फ्लैग्स डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग अपने अपने कंट्री का फ्लैग लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसके सामने से गुजर रहे हैं। और ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? लिबर्टी चाह रहे हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं और इक्वालिटी चाह रहे हैं। तो ये जो लिबर्टी का जो फिगर है, ये फीमेल फिगर के रूप में इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक टॉर्च है जो बताता है, जो सिंबलाइज करता है एनलाइटनमेंट। और उसके दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन मतलब इंसानों को जो जो राइट्स मिलने चाहिए उसका एक लिखा हुआ लिखित दस्तावेज है। अब नीचे देखिए, इसमें हम देखते हैं एक, यहाँ देख रहे हो जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, देखो यहाँ कुछ टूटी फूटी चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि कोई बिल्डिंग ढह गया हो या कोलैप्स हो गया हो। तो ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि ओल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट, जिसे यानी कि मोनार्कियल सिस्टम जो है, ये अब क्या हो गया? खत्म हो गया है, कोलैप्स हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। और अब हम नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चाहते हैं जिसमें इक्वल राइट्स हो हर एक इंसान के लिए। तो ये द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड as distinct nations identified through their flags and national costume। अपने अपने देश के कॉस्ट्यूम्स यानी कि पहनावा पहनकर, जैसे कि हम अपने भारत में देखते हैं, है ना, पंजाब के लोग सलवार कुर्ता पहनते हैं, यूपी के लोग साड़ी पहनते हैं, बंगालियों का अलग ड्रेस होता है, असामियों का जैसे मेखला होता है। सब प्रदेशों के अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं, ड्रेसेस हैं। इसी तरह यहाँ जितने भी देश एक के पीछे एक मार्च करके जा रहे हैं, उन सब के ड्रेसेस भी अलग हैं और उनके फ्लैग्स भी यहाँ अलग हैं। तो इसमें किस सीक्वेंस में ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करने जा रहे हैं, ये हम देखेंगे यहाँ लास्ट 2 लाइन्स में। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, उसके बाद आता है फ्रांस, फिर उसके पीछे पीछे जर्मन के लोग चल रहे हैं। जबकि जर्मन एक
उस 1848 तक वो यूनिफाई तो नहीं हुआ था, लेकिन जर्मन के लोग भी फ्लैग लेके इस उम्मीद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे कर रहे हैं, ये इस उम्मीद में कि वो भी एक दिन क्या करेंगे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम जैसे वैल्यूज़ को अपने देश में इनकलकेट करेंगे, अपने देश का गवर्नमेंट ऐसा बनाएंगे जो उन्हें ये सारी राइट्स और फ्रीडम दे सके। अब ये जर्मन नेशन के पीछे कौन चल रहा है, देखिए, पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो ये अपने अपने फ्लैग लेके चलने वाले कंट्रीज के मार्च करते हुए कंट्रीज के नाम है, इन्हें ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। इस पूरे चैप्टर में हम सॉर्यू ने जो जिस जिस तरह के कंट्री का विजुअलाइजेशन किया था उन वैल्यूज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19th सेंचुरी के पहुँचते पहुँचते यूरोप में कई तरह की तब्दीलियाँ, चेंजेस हमें देखने को मिलती है, और वो जो चेंजेस हैं यूरोप के पॉलिटिकल लाइफ में, यूरोप के लोगों के मेंटल लाइफ में, दिमागी तौर से, और पूरे यूरोप में ये स्वीपिंग चेंजेस हमने देखने को मिलती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया था वो था नेशन स्टेट, एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हम यूरोप में देखेंगे 19th सेंचुरी में। अब ये नेशन स्टेट का मीनिंग क्या है? ए नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, रूलर्स came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggle, through the actions of leaders and the common people. नेशन स्टेट का मीनिंग है एक ऐसा नेशन जहाँ के सिटीजन्स, जहाँ के रूलर्स एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हों और अपने आप को कॉमन समझते हों, एक समझते हों, इसे नेशन स्टेट कहा जाता है। और ये जो कॉमन आइडेंटिटी या नेशन स्टेट का जो आइडिया, ये इसी तरह यूरोप में नहीं फैला, इसे फैलाने के लिए कई सालों लग गए, और ये आया है उनके कलेक्टिव स्ट्रगल से और उनके लीडर्स के कॉमन एक्शन से, जिसमें कॉमन पीपल ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसका हेडिंग है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आइडिया ऑफ नेशन या नेशन स्टेट को किस तरह पूरे यूरोप में फैलाया है, ये सारा चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ये 1789 में हुआ था, याद है आप सबको। और इस समय कौन थे राजा यहाँ? किंग लुइस 16। ये किंग लुइस 16 फ्रांस में राज कर रहे थे। तो उनसे लोग बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उन्होंने जनता पे ध्यान नहीं दिया, सिटीजन्स पे ध्यान नहीं दिया, उनके वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया, और लगातार उन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ाते चले गए। तो ये इंक्रीजिंग टैक्सेस के कारण फ्रेंच के सिटीजन सारे किससे? किंग लुइस से नाराज और परेशान थे। फ्रांस के लोगों ने और फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने अपने लिए एक नया तरीका का गवर्नमेंट चाहा, और इन्होंने इस नए तरीके को गवर्नमेंट को हासिल करने के लिए किंग लुइस को क्या किया? एग्जीक्यूट किया, उन्हें जान से मार दिया, और उनके परिवार के सभी लोगों को उन्होंने कैद कर लिया। फिर रिवॉल्यूशनरीज अपने इन आइडियाज़ को पूरे फ्रांस में फैलाने लगे। जैसे ला पैट्रिया यहाँ दिख रहा है आपको, द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया, जिसका मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज में फादरलैंड, एंड ली सिटोइन यानी कि सिटीजन्स। ली सिटोइन, ला पैट्रिया जैसे
शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे फ्रांस में अपनी क्रांति शुरू की, जिससे वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सके। उन्होंने अपने लिए एक नया फ्लैग, 3 रंगों का नया फ्लैग बनाया और महाराजा का जो फ्लैग था उससे इन्होंने इस फ्लैग को रिप्लेस किया। फिर एक्टिव सिटीजन्स, उन्होंने स्टेट जनरल्स का गठन किया, जिसमें एक्टिव सिटीजन्स ने क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाया अपने लिए, ताकि ये नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके फ्रांस के लोगों के लिए। उन्होंने फिर अपने लिए नेशनल एंथम बनाया। फिर जितने लोग फ्रांस की क्रांति में जितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन सारे मार्टियर्स को उन्होंने याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उन्होंने अपने लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। पहले क्या था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं हुआ करता था। इसमें राजा जो कहता था वही सबको फॉलो करना होता था। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनने के बाद उसमें एक तरह के, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था फ्रांस में। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आने के बाद उसमें यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजन्स, चाहे वो फ्रांस के किसी भी टेरिटरी में रह रहे हों, सबके लिए उन्होंने लागू किया। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड। फ्रांस एक बहुत बड़ा देश था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब लोग जाते थे तो खास करके बिजनेसमैन और ट्रेडर्स, उन्हें हर जगह गुड्स पे करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज इनको कहा जाता था। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचते ही उनके वेट्स और मेजर्स भी क्या हो जाते थे, वेरी कर जाते थे। तो इस वेरिएशन को भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट करके दूर किया। उसके बाद रीजनल डायलैक्ट्स। फ्रांस में एक प्रदेश में एक तरह की भाषा, दूसरे प्रदेश में दूसरे तरह की भाषा बोली जाती थी, जो कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आने के बाद उन्होंने उसे डिस्करेज किया और कहा है कि फ्रेंच हमारा नेशनल लैंग्वेज है और हम नेशनल लैंग्वेज में ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। फ्रेंच यानी कि फ्रेंच को उन्होंने अपना नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब हम देखते हैं ये फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज जो थे, इन्होंने केवल ये आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इन सारे आइडियाज़ को पूरे यूरोप के डिफरेंट देशों में फैलाने का काम शुरू कर दिया। फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चलता है, तो वो भी इसे बहुत अपने लिए एक एनकरेजिंग पॉइंट की तरह लेते हैं। और फ्रांस के जो मिडिल क्लास लोग थे, जो कि एजुकेटेड थे, इन्होंने पूरे यूरोप को भी एक तरह से मोनार्की से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने जैकोबिन क्लब्स जगह जगह बनानी शुरू कर दी। और ये जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं? जैकोबिन क्लब्स होते हैं सीक्रेट सोसाइटीज, जो कि मोनार्की को डिस्करेज कर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में करते हैं। रिवॉल्यूशनरीज के इन आइडियाज से प्रेरित होकर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों में जगह जगह पर क्रांतियाँ शुरू होने लगी, वो 1790s में। और with the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. जैसे ही जगह जगह पे रिवॉल्यूशन शुरू हो गए, फ्रांस के आर्मीज जो हैं ये अपने नेशनलिज्म की आइडियाज को दूर दूर स्प्रेड करने में लग गए। अब आप ये फिगर 3 देखिए। ये फिगर यानी कि यहाँ एक मैप आपको दिख रहा है। ये मैप है
यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में यूरोप का ये मैप है। और ये मैप कब बना? कांग्रेस ऑफ वियना के बाद। इसमें आप देख रहे हो ऑटोमन एम्पायर्स हुआ करती थी उस समय, कंट्रीज नहीं हुआ करती थी, एम्पायर्स हुआ करती थी। रशियन एम्पायर बहुत बड़े रीजन में कई राजा राज करते थे और उसे एम्पायर कहा जाता था। यहाँ ऑस्ट्रियन एम्पायर देख रहे हो आप लोग, तो ये सारे एम्पायर स्टेट्स थे। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, लोकेट करने के लिए एग्जाम में आपको आता है फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन्स है जिसे कभी कभी एग्ज़ाम में या टेस्ट वगैरह में लोकेट करने के लिए दिया जाता है। तो इसे आपने एक अलग से मैप यूरोप का लेकर से इन्हें लोकेट करना और फिल करने की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। 21 जनवरी 1893 में लुईस 16 को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद रॉबेस्पियर का रूल आता है 1793 में। रॉबेस्पियर जैसे कि हाँ आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि उनका जो रूल था उसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। वो बड़े ही स्ट्रिक्ट इंसान थे और अपने ही पार्टी के लोगों को वो कभी भी ऑपोजिशन करने पर बख्शते नहीं थे, तो लोग उनसे भी बहुत परेशान थे। तो रॉबेस्पियर को भी पकड़कर एग्जीक्यूट किया जाता है। और ऐसे माहौल में फ्रांस में नेपोलियन एमर्ज होते हैं। नेपोलियन ने आने के बाद दोबारा से फ्रांस में मोनार्की स्थापित किया। मोनार्की स्थापित करने के बाद उन्होंने कुछ चेंजेस जरूर लाए फ्रांस में, जिसे सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। और ये 1804 में उन्होंने लाया। सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। तो इस कोड के अंतर्गत उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स ले आए, जैसे कि जन्म से जो अधिकार मिलते हैं उसे लोगों को दोबारा से नहीं देना। जैसे कि राजा का बेटा हो या किसी नोबल का बेटा हो, क्लर्जी का बेटा हो, वो पैदाइशी से अपने आप को कुछ अधिकारों के साथ पैदा हुए समझते थे। और नेपोलियन के आने के बाद उन्होंने क्या किया, इन प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए उन्होंने। फिर उन्होंने एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी स्थापित किया, लॉ बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। और इस पहले क्या था, मोनार्कियल सिस्टम में किसी को भी अपने लिए प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार नहीं था, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद इन्होंने सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया और सभी लोगों को समानता का दर्जा दिया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो फ्रांस जितने एरिया में फैला हुआ था, वो पूरे एरिया में, पूरे रीजन में ये सारे लॉस नेपोलियन ने लागू किए। नेपोलियन जैसे कि जानते हो केवल यहीं तक सीमित नहीं थे। नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहते थे और उन्होंने जहाँ जहाँ अपने कदम फैलाए, जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस लाया। जैसे कि जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में उन्होंने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया और उन्होंने पीजेंट्स को क्या किया, सर्फडम से फ्री कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम होता है बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में पीजेंट्स का काम करना। और सर्फडम क्या होता है कि अगर ये पीजेंट्स काम नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ पैसे देकर अपने मालिक से फ्रीडम पाना होता था।
तो इस तरह के जो जितने भी बुरी पॉलिसीज थे उन सबको उन्होंने हटाया। और इन द टाउन्स टू गुड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड, शहरों में कुछ गुड रेस्ट्रिक्शंस यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो टैक्स पे करना होता था उस रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने हटा दिया और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव किया। पेज नंबर 7 में हम देखेंगे एक फिगर। इस फिगर का टाइटल है फिगर 4, इसका टाइटल है द पेंटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन विकेंसबर्ग जर्मनी। तो इस पूरे फिगर में यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कुछ फ्रेंच सोल्जर्स हैं, वो एक पीजेंट का कार्ट यानी कि बुलक कार्ट, उसे सीज कर ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं उससे। और कुछ सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, यंग वुमेन लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और कुछ पीजेंट्स को अपने पैर घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे हैं। तो इस पेंटिंग में यहाँ एक ट्री जैसा प्लांट किया गया है, इस पे एक प्लेकार्ड लगा हुआ है और इस पे जर्मन लैंग्वेज में एक मैसेज लिखा उन्होंने। वो क्या मैसेज था, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, और इस पे लिखा हुआ था कि हमसे इक्वालिटी और फ्रीडम ले लो। तो ये एक तरह का एक सार्कास्टिक मैसेज था, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो फ्रांस लोग जो प्रचार कर रहे हैं इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, उनका बिल्कुल ये ऑपोजिट काम कर रहे हैं यहाँ, है ना। लोगों को तंग कर रहे हैं और पीजेंट्स को घुटने पे टेकने को कह रहे हैं। जो लोग मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देना चाहते हैं वो इस तरह कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सार्कास्टिक मैसेज है। अब हम देखेंगे नेपोलियनिक कोड के आने के बाद किन किन लोगों को फायदा हुआ। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, इन सबको बहुत फ़ायदा हुआ नेपोलियनिक कोड के आने से, क्योंकि उन्हें मतलब क्या था, यूनिफॉर्म लॉस मिले। नेक्स्ट उन्हें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में जो उनका वेट्स और मेजर्स डिफ़र करते थे वो सब हट गया था। और 39 करेंसीज उस समय पूरे फ्रांस में चला करती थी, अब उनको हटा के उन्होंने 2 करेंसीज रखा था। इससे भी उनको काफ़ी बिजनेस करने में फ़ायदा हुआ। अब हम ये नीचे पैराग्राफ में देखेंगे कि नेपोलियन के ड्रॉबैक्स क्या थे। वहाँ लिख लो अपने पेंसिल से, ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल नहीं पाए। कारण क्या था, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्स्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ऑल सीम टू ओवरवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इसे जरूर अंडरलाइन कर लीजिए आप। उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप मतलब जिस तरह का वहाँ माहौल था वो उन्हें मतलब जैसा का वैसा वो प्रेस होने नहीं देते थे, यानी कि उनका प्रचार होने नहीं देते थे, उस पर उन्होंने रोक लगा दिया था। नेक्स्ट, फोर्सफुली पूरे यूरोप को वो जीतना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फ्रांस के नौजवानों को फोर्सफुली आर्मी में भर्ती कराना शुरू कर दिया। इन सारे कारणों से क्या हुआ, उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए फ्रांस में, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उनके नेपोलियनिक कोड के सामने, पॉलिटिकल फ्रीडम के सामने फीके पड़ गए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले पीरियड में हम इस चैप्टर को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना, और एक बार आपने जो अंडरलाइन किया हुआ है उसे दोबारा से रीरीड करना, पढ़ना। थैंक यू।